सिक्स फ्रेंड्स कमिंग नाइट स्टे विद बॉय। लाइफ का एक ऐसा पल जहां पर आपको एक ऐसा इंसान चाहिए जो ना सिर्फ आपकी हेल्प करे बल्कि आपके देखभाल के लिए आपके साथ एक रात बिताए। स्वागत है आपका ऑडियो सीरीज की एक नई स्टोरी पे। इस एपिसोड में कुछ ऐसा ही होने वाला है जो इस कहानी को एक सच्चाई में बदल देगा। तो आइए शुरू करते हैं इनसाइड द स्टोरी। इस स्टोरी की शुरुआत होती है दीदी की सहेली के घर से, जहाँ पे हम देखते हैं कि लड़के की आखिरकार कई दिनों बाद अपने घर जाने की तैयारी होती है। दीदी की सहेली लड़के के पहनने के कपड़े रेडी कर रही होती है और उसके बाकी कपड़ों को बैग में डाल के उसका बैग तैयार करती है। जब से लड़के ने अपनी सिस्टर से मार खाया है, उस दिन से लेकर आज 15 दिन हो चुके हैं और वह दीदी की सहेली के यहाँ ठहरा हुआ था। वाकई ये 15 दिन ऐसे थे मानो दीदी की सहेली को उसका भाई मिल गया हो, पर हकीकत तो कुछ और है। और 15 दिन बाद लड़के का इस तरह चले जाना यह पल स्वीकार योग्य नहीं। फिर हम देखते हैं कि दीदी की सहेली अपने घर के बाहर लड़के के साथ खड़ी है और उसके मम्मी पापा लड़के को बाय बोलने के लिए आए हुए थे, जहाँ पर दीदी की सहेली लड़के को उसके घर छोड़ने वाली थी। सिस पेरेंट्स, रोहन, बाय बेटा, इतने दिन तुम्हारे साथ कैसे निकल गए पता ही नहीं चला। इतने दिनों में हमें लगा कि हमें एक बेटा मिल गया। बॉय, अंकल जी, आंटी जी, आपका शुक्रिया, आपने मेरा इतना ख्याल रखा। इन्हीं दिनों में आपने मुझे मम्मी पापा की कमी महसूस नहीं होने दी। आपके साथ बिताए पल मैं कभी नहीं भूलूंगा। सिस पेरेंट्स, बेटा यहाँ से जाने के बाद अपने पापा को हमारा हेलो कहना। बॉय, जी अंकल जी, आंटी जी, मैं उनको आपके बारे में बताऊंगा। सिस्पेंट, ठीक है रोहन, अब हमें चलना चाहिए भैया। बॉय, ठीक है दीदी, चलते हैं। तो आपने देखा कि दीदी की सहेली के मम्मी पापा लड़के को ऐसे विदा कर रहे थे जैसे वह उनका ही लड़का हो, और कहना चाहिए कि उन्हें उन्हें दुखी कर देने वाला पल था, क्योंकि 15 दिनों में उन्हें ऐसा लगा कि उनका अपना बेटा उनके यहाँ आया है या मिल गया हो। इसलिए बाय बोलते टाइम उनके आंखों में आंसू भी थे। और इसी के साथ लड़का दीदी की सहेली के साथ घपने कर जाने के लिए निकल जाता है, और रास्ते में वह दोनों एक दूसरे से बात करते हुए जा रहे थे ताकि लड़के को अकेला फील ना हो, और वह दोनों उस लड़के के घर पहुंच जाते हैं। लड़का अपने घर आता है, लेकिन उसे डर होता है कि कहीं उसके सिस्टर से पहली बार में उसका सामना हो गया तो उसके सिस्टर इस बार उसका क्या हाल करेगी। लड़के की डर के मारे ऐसी हालत हो गई थी मानो जमीन में गड़ा खंभा जोर जोर से कांप रहा हो। पर लड़का डरते हुए और आंखें बंद होती है। दरवाजा खुलता है तो उसके मम्मी पापा आते हैं, और उसकी मम्मी लड़के को देखकर बहुत खुश हो जाती है कि मेरा रोहन कई दिनों बाद घर आ गया। लड़के को इतने दिनों बाद पाकर लड़के की मम्मी लड़के को गले लगा लेती है, और जब लड़का गले लगता है तो वह रोने लगता है, और उसकी मम्मी भी, क्योंकि वह अपने बेटे को इतने दिनों बाद अपने आंखों के सामने देख रही थी। फिर हमें उन दोनों को एक साथ लिपटे हुए दिखाया जाता है, जहाँ पर किसी को कई दिनों बाद अपने बच्चे को पाने की खुशी थी और किसी को अपने घर आने का सुकून था। पर लड़के को डर था कि कहीं उसे अपनी दीदी का सामना न करना पड़े। उसके बाद हम देखते हैं कि लड़का टीवी वाले रूम पे बैठा है और उसकी हालत ऐसी हो गई क्योंकि उसकी सिस्टर ने उसके साथ जो किया, उससे लड़के को अपनी सिस्टर के प्रति डर बैठ गया, और वह सोफे पे इस कदर जमा हुआ था मानो उसे अपनी सिस्टर का भूत घर के हर कमरे में दिख रहा हो। उसके बाद लड़के की मम्मी लड़के के लिए पानी लाती है, और दीदी की सहेली भी वहां पर आ जाती है और लड़के के बाजू में बैठ जाती है। मॉम, रोहन, तुम्हें इतने दिनों बाद देखकर मुझे तो यकीन नहीं हो पा रहा कि तुम सही में घर आ गए हो। बॉय, हाँ, पर मुझे घर की बहुत याद आ रही थी, लेकिन मुझे दीदी से बचा लीजिए। मॉम, फिक्र मत करो, पर तुम्हारी दीदी। सिस फ्रेंड, क्या हुआ आंटी जी हिमांशी को? मॉम, तुम्हारी दीदी नानी के यहाँ चली गई। सिस फ्रेंड, क्या चली गई? पर उस मुझे कुछ बताया नहीं। मॉम, हाँ, सही बात है कि उसने कुछ बताया नहीं। दरअसल उस रात जब हम खाना खा रहे थे तो हिमांशी का खाने में ध्यान नहीं था और बीच में ही खाना छोड़कर रोते हुए ऊपर की तरफ चली गई, और फिर उसने हमें सब बताया कि उसने रोहन को क्यों मारा। मैंने और रोहन के पापा ने उसे समझाया कि रोहन तुम्हारा भाई है, तुम्हारे बच्चे जैसा है, तुम्हें इस तरह उसे नहीं मारना चाहिए था। मुझे तो समझ नहीं आ रहा पारो, हिमांशी जैसी लड़की अपने भाई के साथ ऐसा कर सकती है। सिस्मिट, मुझे भी समझ नहीं आ रहा आंटी जी कि हिमांशी ने ऐसा क्यों किया।
और आंटी जी मैंने उससे पूछा भी था, तुमने रोहन के साथ ऐसा क्यों किया, क्यों उसे इतनी बुरी तरह मारा? तो उसने कहा कि वो ये सब इसके लिए कर रही है, और उसने मुझे इतना सब कुछ कहा कि मैं उसका जवाब नहीं दे सकी। मगर आंटी जी न जाने क्यों मेरा दिल ये बात मानने को कर ही नहीं रहा कि हिमांशी ने जो कहा वो सही है। मॉम, उसकी हालत ऐसी हो गई थी पारू कि वह न किसी से बात कर सके न घर का कोई काम कर सके, क्योंकि कहीं ना कहीं उसने जो ये किया उसकी वजह से बार बार वही बात उसके दिमाग में आ रही थी। इसकी वजह से वो घर का काम में उसका ना मन लग रहा था और ना ही उसमें पहले जैसी एक्टिवनेस थी। फिर मुझे एक ख्याल आया कि इसकी नानी से बात करके देखा जाए, तो मैं नानी को फ़ोन करके हिमांशी के बारे में बताया। तो उनका कहना था कि हिमांशी अगर कुछ समय के लिए एक अलग जगह रहेगी तो हो सकता है कि उसे अच्छा लगे। रोहन का भाई आया था इसलिए गांव से लेने, और वही हिमांशी को अपने साथ ले गया। तो आपने इस कन्वर्सेशन से जाना कि लड़के की मॉम और दीदी की सहेली दोनों ही लड़के की सिस्टर की एक ऐसी पहेली में उलझे हुए थे जहां पर उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि हिमांशी ने यह किया तो क्यों किया। और वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लड़के को राहत की सांस मिल चुकी थी कि जो लड़का डर रहा था कि उसका क्या होगा, कहीं ठीक होने के बाद उसकी दोबारा पिटाई ना हो जाए। फिर हम देखते हैं कि लड़के की मॉम चाय बनाती है और चारों फैमिली मेंबर्स के बीच बातें हो रही होती है, और लड़के के मम्मी पापा दीदी की सहेली का धन्यवाद करते हैं, क्योंकि उस दिन अगर वह ना होती तो लड़के को शायद हॉस्पिटल में भर्ती करना पड़ता। इसके बाद लड़के की दीदी अपने घर जाने के लिए निकलती है। लड़के के लिए यह पल स्वीकार करने योग्य नहीं, क्योंकि इतने दिनों दोनों साथ रहे, लेकिन उन दोनों के बिछड़ने का अब समय आ चुका था, जहाँ पर लड़का अपने घर पर होगा और दीदी की सहेली अपने घर पे। फिर हमें लड़के की फैमिली को साथ में दिखाया जाता है, जहाँ पर दीदी की सहेली दरवाजे पे खड़ी है। सिस फ्रेंड, रोहन अब मेरे जाने का समय आ गया, बाय बाय, अपना ख्याल रखना। बाय। दीदी मत जाओ ना दीदी, मैं आपके बिना नहीं रह सकता। असिस्टेंट, अरे रोहन ऐसे नहीं रोते भैया, अब तुम अपने घर पे हो ना, अब तुम अपने मम्मी पापा के साथ हो। तुम इतने दिनों के बाद अपने मम्मी पापा से मिल रहे हो, उनके साथ टाइम बिताओ। मत रहो भैया, मैं तुमसे मिलने आती रहूंगी फिर। लड़का इस कदर रोता है कि उसका रोना नहीं रुकता और बार बार एक ही रट लगाता है कि दीदी मत जाओ। लेकिन लड़के को मालूम होना चाहिए कि दीदी की सहेली हमेशा उसके साथ नहीं रह सकती, इसलिए उसे अपने घर पे रहना चाहिए और अपने मम्मी पापा के साथ टाइम बिताना चाहिए। और हमें उन दोनों को गले लगते हुए दिखाया जाता है, जहाँ पर दीदी की सहेली उसे इस तरह से बाय बोलती है और अपने घर जाने के लिए निकल जाती है। पर अब वो भी उसका मन उदास होता है हो गया था, क्योंकि रोहन जैसा भाई उससे मिला जो यह एहसास करा रहा था कि उससे। और हमें उन दोनों को गले लगते हुए दिखाया जाता है, जहाँ पर दीदी की सहेली उसे इस तरह से बाय बोलती है और अपने घर जाने के लिए निकल जाती है। पर अब भी उसका भी मन उदास हो गया था, क्योंकि रोहन जैसा भाई उससे मिला जो यह एहसास करा रहा था कि उसके घर में उसका अपना भाई है, और इस वजह से वह दुखी होती है। और इधर हम देखते हैं कि लड़के के मम्मी पापा उसकी देखभाल कर रहे होते हैं, जहाँ पर लड़के की मम्मी ने उसका पसंदीदा खाना बनाया होता है, पनीर की सब्जी, जो रोहन को पसंद होती है। और लड़के को भूख लगी थी तो वह खाना खाने आता है। तो एक तरफ वो खुश भी था कि उसकी फेवरेट पनीर की सब्जी बनी है, लेकिन वो उस फ्रेंड के लिए दुखी भी था कि उसके बिना वो कैसे रहेगा, उसे अकेलापन लगेगा और इस वजह से उसका खाने में मन नहीं लगता। अपना खाना फिनिश करने के बाद वह अपने रूम में आता है। अपने रूम में आने के बाद उसकी हालत ऐसी हो चुकी थी मानो उसके आसपास अंधेरा सा छा गया हो। वह दुख के गड्ढे में जा रहा होता है, लेकिन पता नहीं क्या सोचता है और नीचे आता है। और हम देखते हैं कि लड़का घर में अकेला है, क्योंकि लड़के की मम्मी कुछ काम से बाहर गई है और लड़का सीढ़ी से उतर के सीधे नीचे आता है। तो वह देखता है कि उसके अलावा उस घर में कोई नहीं है। और फिर उसकी नज़र अपनी दीदी के रूम में जाती है, और जब वह उसके पास जाता है तो उसे ऐसा महसूस होता है कि उसकी सिस्टर उसके आसपास है, और धीरे कदमों से उसके रूम में आ जाता है और बिस्तर में बैठ जाता है। लड़का बिस्तर पर बैठा ही था कि उसकी नजर आ जाती है अलमारी पर, और धीरे से उसके अलमारी की तरफ जाता है और अलमारी खोल के देखता है। अलमारी के अंदर उसकी दीदी के कपड़े रखे हुए थे, और उन्हीं में से एक उसका आउटफिट सफेद कलर की कुर्ती रखी हुई थी। लड़का उस कुर्ती को निकाल लेता है और निकालने के बाद उसे स्मेल करता है।
उसमें से दीदी की परफ्यूम की खुशबू आती है। खुशबू लेते ही लड़का मदहोश हो जाता है और फिर और खुशबू लेने की कोशिश करता है और आंखें बंद करके उसी में खो जाता है। उसके अंदर उत्तेजना बनने लगती है। अब उसे गर्माहट महसूस हो रही थी। फिर वह कुर्ती को पलंग में रख देता है। अब लड़का महसूस कर रहा था कि उसकी धड़कन बढ़ चुकी है और एक बार फिर वह उसके पास जाता है और अपने लोअर को नीचे करके अपने टुल्लू को बाहर निकालता है। अब वह अपनी दीदी की कुर्ती को उठाता है। उसके बाद उस कुर्ती को अपने टुल्लू से लगाता है और उसकी कुर्ती का जो फील आ रहा था, इसी लड़के के टुल्लू में उत्तेजना हो रही थी। उत्तेजना महसूस करने के बाद लड़के ने दीवार से लगाकर उसकी कुर्ती को रगड़ना शुरू किया। धीरे धीरे उत्तेजना बढ़ती गई और उसका टुल्लू खड़ा हो गया। उसकी धड़कनें बढ़ गई। तब उसने एक तकिया में उसकी कुर्ती को पहनाया और पहनाने के बाद उसकी कुर्ती ने ऐसा रूप लिया जैसे उसकी सिस्टर पलंग पर लेटी हो, क्योंकि तकिया में पहनाने के बाद उसका फिगर झलक रहा था। फिर से लड़के ने अलमारी खोली और अलमारी के अंदर एक थैला था जिसमें उसकी ब्रा और कटोरियाँ थी। लड़के ने उस थैली में से उसकी ब्रा और कटोरियाँ निकाली। पहले उसने तकिया में उसकी ब्रा पहनाई, उसके बाद उसके अंदर तकिया कवर को उसके अंदर डाल के उसने ऊपर से कुर्ती पहनाई और अब वह ऐसी लग रही थी जैसे उसकी दीदी पलंग पे लेटी हो, क्योंकि उसने बूब्स भी लगा दिए थे और अब लड़के से नहीं रहा जा रहा था। और एक और तकिया उसके नीचे रखकर लड़के ने अपना टुल्लू उसकी कुर्ती पर लगाकर रगड़ना शुरू किया। हर स्ट्रोक में के साथ उसे ऐसा फील हो रहा था जैसे वह अपनी सिस्टर को टुल्लू लगा के हेम्पिंग कर रहा है। और कहीं ना कहीं यह करते हुए उसे ऐसा फील हो रहा था कि वह अपने सिस्टर को रगड़ रहा हो और वह अपनी सिस्टर की फील ले रहा था। 1 घंटे बाद अपना टुन्नू उसकी कुर्ती में लगाकर अपना पानी निकाल देता है। उसका पानी ऐसे निकलता है जैसे उसने अपनी सिस्टर की कुर्ती पे ही मूत दिया हो। आखिरकार उसने अपने सिस्टर की फील ले ही ली। लेकिन जब लड़का इजैकुलेट कर रहा था तब उसके स्पर्म की एक बूंद उसके सिस्टर की कुर्ती में लग जाती है, क्योंकि लड़का हैम्पिंग करते समय अपनी अंडरवियर नीचे किया था और लोअर बस पहना था, जिससे उसका लोअर इजैकुलेट की वजह से पानी पानी हो गया और उसका कपड़ा पतला होने की वजह से उसके पानी की कुछ बूंद उसके सिस्टर की कुर्ती पे लग गई। पर लड़के ने ध्यान नहीं दिया और उसकी कुर्ती को तकिया में से निकाल कर फोल्ड करके वैसे ही रख दिया जैसी थी और उसकी ब्रा को उसी थैली पे वापस रख देता है और तकिया जैसी थी वैसे ही रख के वहां पे से चला जाता है और बाथरूम में आकर वॉशिंग मशीन में अपना लोअर डाल देता है और दूसरा लोअर पहन के अपने रूम में आ जाता है। और लड़का इस मोमेंट को फील करता है। कहीं ना कहीं उसे अंदर से गुदगुदी भी होती है, एक्साइटमेंट भी होती है और खुशी भी होती है कि आखिरकार मैंने अपनी सिस्टर की फीलिंग ले ही ली। पर उसे नहीं पता था कि आगे उसके साथ क्या होने वाला है। आज जो उसने किया उसे क्या अंजाम भुगतना पड़ेगा, ये तो आगे चलकर ये राज ही है। अब शाम का समय होता है और हम देखते हैं कि आज लड़के के पापा ऑफिस से जल्दी आ गए। लड़का भी नीचे आ चुका था और तभी लड़के के पापा कहते हैं कि रोहन, क्यों ना आज का खाना किसी अच्छे रेस्टोरेंट में खाने चले। लड़का हामी भरता है और खुश होता है। फिर हम देखते हैं कि लड़के की फैमिली तैयार हो जाती है और वह तीनों कार में सवार होकर एक अच्छे से रेस्टोरेंट में खाने के लिए निकल जाते हैं। और रास्ते में हम देखते हैं कि लड़का पहली बार आगे की सीट पर बैठा था और लड़के ने पहली बार अपने मम्मी पापा की वैल्यू को रियलाइज किया। लड़का कहीं ना कहीं अपने आप को वीआईपी महसूस कर रहा था, क्योंकि इससे पहले जब भी वह साथ में जाते थे लड़के हमेशा पीछे वाली सीट पर बैठता था। कभी उसकी मॉम आगे होती थी, कभी उसकी सिस्टर, लेकिन आज सिस्टर नहीं थी, तो लड़के को अंदर से एक आज़ादी का अनुभव हो रहा था। अब फैमिली अपनी छोटी सी जर्नी कंप्लीट कर रही होती है, जिसमें लड़का नाइट ड्राइव के मजे ले रहा था और कुछ देर बाद लड़के की फैमिली रेस्टोरेंट पहुंच जाती है और वहाँ लोग अपनी टेबल पर आ जाते हैं और खाने का ऑर्डर देते हैं। अब लड़के के पापा मटर पनीर की सब्जी, मिक्स वेज दाल, रायता, साथ में चावल और बटर रोटी ऑर्डर करते हैं। लड़के की मम्मी बटर रोटी, पनीर की सब्जी और नूडल ऑर्डर करती है और लड़का मटर पनीर, गोभी, दाल, रोटी, चावल ऑर्डर करता है। उसके बाद फैमिली का खाना शुरू होता है।
हम देखते हैं कि खाने के दौरान लड़के के मम्मी पापा आपस में कुछ बात कर रहे होते हैं और लड़के को पहली बार अपने मम्मी पापा के साथ अलग लग रहा था, क्योंकि उसकी सिस्टर साथ में नहीं थी। उसकी बिना लड़के का बैकग्राउंड अलग था और उसके साथ अलग होता है। पर सिस्टर के ना होने से लड़का अब अच्छा महसूस कर रहा था, क्योंकि जब भी उसे अपनी सिस्टर से मार पड़ी तो कहीं ना कहीं वह डरा हुआ था, लेकिन आज उसका डर पूरी तरह जा चुका है। और उस उनके खाने के बाद उन्हें डेजर्ट दिया जाता है जिसमें होता है गुलाब जामुन। और अब उनका खाना हो जाता है तो बिल पे करके वो बाहर आ जाते हैं। इसके बाद वह लोग ग्रोसरी स्टोर जाते हैं, क्योंकि लड़के की मम्मी को घर के लिए कुछ ज़रूरी सामान लेना था। ग्रोसरी का के सामान की खरीदारी करके नाइट ड्राइव का आनंद लेते हुए लड़के की फैमिली अपने घर आ जाती है। और अब रात अपने मध्यकाल में थी, पहले ही बहुत टाइम हो चुका था। अब आप सोच रहे होंगे कि जब लड़का अपनी फैमिली के साथ बाहर रेस्टोरेंट में खाने गया और जब सब कुछ लड़के के साथ ठीक है तो लड़का अब ठीक हो गया होगा, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि हम देखते हैं कि लड़का तैयार होते टाइम अपने बॉडी में पेन महसूस कर रहा था। लेकिन दीदी की सहेली ने जो लड़के के लिए ट्यूब खरीदी थी उसे धीरे धीरे दिल दर्द कम होने लगा। और सबसे बड़ी बात है कि अकेलापन, क्योंकि लड़के को एक तरफ सुकून महसूस हो रहा था कि उसकी सिस्टर नहीं है और कहीं ना कहीं उसे दीदी की सहेली की याद भी आ रही थी। फिर हम देखते हैं कि लड़के के मम्मी पापा सो चुके हैं और हमें दिखाया जाता है कि लड़का दूसरे बेडरूम में आता है और फिर से उसका वही हाल होता है जो दिन में हुआ था। लेकिन अब रात बहुत हो चुकी थी और उसे सोना भी था, तो लड़का बिस्तर में आता है और लेटते ही उसके अंदर फिर से उत्तेजना बनने लगती है और अब उसे नहीं रहा जा रहा था, तो वह उल्टा लेट जाता है और अपने सिस्टर के बिस्तर में अपने टुल्लू को रगड़ने लगता है और यह करते हुए आंख बंद कर लेता है। कुछ देर उल्टा होकर रगड़ने के बाद एक तकिए को साइड में लगा लेता है और एक बार फिर अपनी पैंट को नीचे कर लेता है, क्योंकि वह अपने टुल्लू को उस तकिए से छुड़ाना चाहता था। उसका टुल्लू खड़ा था ही और वह तो अपने टुल्लू को लगा के आगे पीछे करता है, मानो उसकी तकिए में उसे सिस्टर का फील आ रहा हो। और इसे फील करते हुए अपने टुल्लू को आगे पीछे करता है और आगे पीछे करने के बाद वह अपना टुल्लू उसकी तकिए से लगाता है तो उसका एकदम से टुल्लू गर्म हो जाता है और फिर उसे महसूस होता है कि उसका बहुत सारा पानी बहुत जोर से निकल गया। पर मुसीबत यही हो गई, क्योंकि लड़के ने अपनी पैंट और अंडरवियर को नीचे कर लिया था, जिसकी वजह से उसका टुल्लू खुला हुआ था। और जब उसने अपने टुल्लू को से पानी निकाला, उसने उसकी पिल्लों की कवर को गंदा कर दिया। अब यहाँ पे लड़के को तो रिलीफ मिल चुका था, लेकिन सबसे बड़ी मुसीबत ये थी कि इसे कैसे साफ किया जाए तो किसी को पता न चले। तो लड़का पहले बाहर जाकर निकल कर देखता है कि सब सो गए या नहीं, और ग्रीन सिग्नल मिलने पर वह बाथरूम की तरफ जाता है और वह तकिया कवर जिसमें उसका स्पर्म लगा था उसे पानी से धो देता है और वैसे ही फोल्ड करके अलमारी में रख देता है और किसी को पता न चले, इसलिए अलमारी से दूसरी तकिया कवर निकाल के उससे लगा देता है और अब लड़का सो जाता है। अब दूसरा दिन शुरू होता है और सुबह का टाइम होता है। हम देखते हैं कि लड़के की मम्मी लड़के के लिए पराठे बना रही होती है और पापा को कुछ काम था तो वो जल्दी चले जाते हैं। अब लड़का अपनी मम्मी के साथ घर पे अकेले था। लड़का भी फ्रेश होकर चाय पीता है, फिर कुछ देर बाद उसके लिए पराठा आ जाता है जिसे लड़का बहुत मजे से खाता है। नाश्ता फिनिश करने के बाद लड़का एक बार फिर आराम करता है। फिर हम देखते हैं कि लड़के की मम्मी थक गई होती है। अब उन्हें ऐसा कोई चाहिए जिससे उनका काम थोड़ा कम हो जाए और लड़का जो उस टाइम बेड रेस्ट पर है उसकी भी देखभाल हो जाए। तब लड़के की मम्मी को याद आता है कि हिमांशी की सहेली जो लड़के की देखभाल कर सकती है और उनके बीच केमिस्ट्री भी अच्छी है। तो बस यह ख्याल आते ही लड़के की मम्मी दीदी की सहेली को फ़ोन करती है। मॉम, हेलो पारो, कैसी हो? सस्पेंड, हेलो आंटी जी, नमस्ते। मॉम, नमस्ते बेटा। अच्छा, मैं तुमसे एक मदद चाहती हूँ। सस्पेंड, हाँ बोलिए ना। तुम्हें तो पता ही है कि तुम्हारी सहेली नानी के यहाँ गई है और जब से वह गई है मैं अकेले काम नहीं कर पा रही हूँ और मुझे रोहन का भी ख्याल रखना होता है, उसकी देखभाल भी करनी होती है। तो मैं सोच रही थी कि एक इंसान और होता जो रोहन की देखभाल कर रहा और मेरे काम में मदद भी हो जाती। सिस फ्रेंड, हाँ आंटी जी, आपकी बात सही है। एक अकेली वुमेन के लिए घर का सारा काम करना बहुत मुश्किल होता है। मॉम,
वही तो मैं चाहती हूँ कि कुछ दिन के लिए तुम क्या हमारे यहाँ स्टे करने आओ। तुम्हारे मम्मी पापा से मैं बात कर लूंगी सस्पेंड। ठीक है आंटी जी, आप मेरे मम्मी पापा से बात कर लीजिए। और रोहन कैसा है? ना, अच्छा है, अभी नाश्ता किया है तो अभी आराम कर रहा है। सस्पेंड, उसे ट्यूब लगा दीजिएगा। ठीक है सस्पेंड। ठीक है आंटी जी, आप मेरे मम्मी पापा से बात कर लीजिए, फिर मैं शाम तक आती हूँ। मॉम, ठीक है, बाय। सस्पेंड, बाय आंटी जी। तो आपने देखा लड़के की मॉम और दीदी की सहेली के बीच कन्वर्सेशन होती है, जहाँ पर लड़के की मॉम दीदी की सहेली को कन्विंस करती है कि कुछ दिन के लिए उनके यहाँ रुकने के लिए आए, जिससे उसकी मॉम की भी हेल्प हो जाएगी और लड़के की देखभाल भी हो जाएगी। इसलिए लड़के की मॉम दीदी की सहेली के पेरेंट्स से बात करती है, जहाँ पर उसके पेरेंट्स मान जाते हैं और दीदी की सहेली को शाम को उसके घर भेज देते हैं। और अभी में शाम का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर दीदी की सहेली उनके यहाँ आई होती है और सबसे पहले उसकी मॉम से मिलती है। फिर कुछ देर बातें उनकी चलती है। उसके बाद दीदी की सहेली जहाँ पे लड़का आराम कर रहा था वहाँ पे जाती है और लड़के को साइड से गले लगा के मिलती है, जहाँ पर वहाँ उसे सीने से लगाती है, जिससे लड़के को टू फील होता है। इसके बाद लड़के की दीदी उसके बगल में बैठ के उससे बातें करती है और उसके साथ टाइम बिताती है, जिससे लड़के को अब अकेलापन महसूस नहीं हो रहा था, क्योंकि अब दीदी की सहेली उसके साथ थी। और इस बीच हम देखते हैं कि लड़के को दीदी की सहेली से मिलकर इतना अच्छा लग रहा होता है कि उसकी इच्छा होती कि वह उसकी गोदी पे सिर रख कर सोए, और वह ऐसा ही करता है। तो वह दीदी की गोदी पे सिर रखता है और दीदी की सहेली कभी उसके बालों पे हाथ फेरती, कभी उसके कंधे पर थपथपाती, कभी अपने उंगलियों से अपने बालों को पीछे करती। अब रात का टाइम होता है, जहाँ पर लड़के की फैमिली पहले की तरह साथ में खाने बैठती है, लेकिन फर्क बस इतना था कि लड़के की सिस्टर की जगह दीदी की सहेली थी। तो लड़के को अब वैसा महसूस नहीं होता जैसा उसके सिस्टर के साथ होता है। अब उसे अंदर से एक अलग फीलिंग आ रही थी कि दीदी की सहेली उसकी सिस्टर जैसी है। तो लड़के के साथ वह इशू नहीं है कि पहले उसकी सिस्टर से बात नहीं करती थी। पर अब हम देखते हैं कि खाने के दौरान लड़के के पेरेंट्स दीदी की सहेली से बातें करते हैं, जहाँ पर लड़का दीदी की सहेली से बातें करता और अब दीदी की सहेली भी लड़के से बातें करती। और साथ ही में हम देखते हैं कि दीदी की सहेली लड़के को खाना खिलाने में मदद करती और उसे जो लग रहा होता है उसे परोसती, जो उसकी सिस्टर नहीं करती थी। बात ही नहीं करती थी तो खाना परोसना तो दूर की बात है। फिर हम देखते हैं कि सबका खाना हो चुका है, और क्योंकि ठंड का महीना था तो बाहर बहुत ठंड थी। फिर हम देखते हैं कि उनके कमरे में हीटर होता है, तो वहाँ लोग हीटर ऑन करके एक साथ बैठकर कभी गपशप करते, कभी कहीं की बातें करते, कभी मस्ती करते और एक बहुत अच्छा माहौल बनाते। और यहाँ पर भी हम देखते हैं कि लड़के को अब दिक्कत नहीं थी कि जब उसकी सिस्टर थी तो उसे इग्नोरेंस का सामना करना पड़ता था, लेकिन अब वह अपने मम्मी पापा के साथ बातें करता, दीदी की सहेली के साथ हंसी मजाक करता, और कहीं ना कहीं उसे ऐसा लगने लगा कि वह अपनी सिस्टर के साथ हंसी मजाक कर रहा है। और फाइनली सोने का टाइम होता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि लड़के के मम्मी पापा तो सो जाते हैं, लेकिन दीदी की सहेली किचन साफ कर रही होती है, जो लड़के की सिस्टर किया करती थी। और लड़का फिर से बेड पर आराम कर रहा होता है। फिर जब उसका किचन साफ करके हुआ तो वो भी सोने के लिए लड़के के पास आती है, और आने के बाद सबसे पहले वह उसके शरीर पर मरहम लगाती है, जिससे उसका दर्द कम हो जाए। उसके बाद वह लड़के के बगल में आकर बैठ जाती है और लड़के से खूब सारी बातें करती है। और बातों में इतना टाइम बीत जाने के बाद लड़के के अंदर दीदी की सहेली के लिए प्यार उमड़ने लगता है, इसलिए वह दीदी की सहेली के सीने से लगकर सोना चाहता है, और वह वहाँ भी उसे सीने से लगाकर सुलाती है, जहाँ पे लड़के को उसकी धड़कन सुनाई देती है और उसे टू फील होता है। और हाँ, यहाँ पर हम देखते हैं कि ऑडियो सीरीज में पहली बार लड़के को बहुत सारी चीजें मिल रही थी जो उसकी सिस्टर नहीं देती थी। और सबसे बड़ी बात यह थी कि लड़के को लग रहा था कि उसकी सिस्टर लड़के का इतना ख्याल रख रही है। फिर हम देखते हैं कि फाइनली लड़के को नींद आने लगती है, और लेकिन उसका प्यार अभी भी कम नहीं हो रहा था। तो वह फ्रेंड को चिपक के सो जाता है और वह भी उसे अपने से लगा के सो जाती है। दोनों चिपक के सो जाते हैं। दोनों के चिपक के सोने में प्यार भी था और गर्माहट भी, और उनकी हैप्पी एंडिंग के साथ, हैप्पी नाइट के साथ यह स्टोरी एंड हो जाती है। सेंट्रल आइडिया,
जैसा आपने इस स्टोरी में देखा, लड़के और दीदी की सहेली का जो रिश्ता है वह इतना खास है। जब लड़के को अपनी सिस्टर से बुरी तरह मार पड़ी, तब दीदी की सहेली ने ही लड़के की देखभाल की, जिससे लड़का कुछ हद तक ठीक हो गया। पर सच्चाई यह भी थी कि वह ज्यादा देर उसके यहाँ नहीं रह सकता था, इसलिए 15 दिन बीत जाने के बाद वह अपने घर आता है। एक तरफ उसे अपने घर आने की खुशी भी थी, लेकिन दूसरी तरफ डर भी था कि उसकी सिस्टर ने जिस तरह उसका मार के बुरा हाल किया कि तो उसे ऐसा लगा कि कहीं दोबारा मेरी पिटाई ना हो जाए। लेकिन लड़का जब यह सुनता है, तब वह हैरान हो जाता है कि उसकी सिस्टर नहीं है, जहाँ पर उसे एक तरफ अच्छा भी लगता है और अकेलापन भी। और फिर वह अपने मम्मी पापा के साथ टाइम स्पेंड करता है। लेकिन जब एक ही इंसान के कंधों पर घर के सारे कामों का बोझ हो, तो काम मुश्किल लगने लगता है। तब ऐसे में एक ऐसा इंसान चाहिए जो उसके काम में हेल्प भी करे और दूसरी तरफ देखभाल भी हो जाए। इसलिए दीदी की सहेली को बुला लिया जाता है, किस जिससे लड़के का अकेलापन दूर हो और उसकी देखभाल के साथ ही घर के कामों में थोड़ी मदद हो जाए। पहली बात इस ऑडियो सीरीज में हमें देखने मिलता है कि लड़का जिसे अपनी सिस्टर के रहते इग्नोरेंस का सामना करना पड़ रहा था, आज वही लड़का अपनी सिस्टर से बात करता, उसके साथ मौज मस्ती करता और उसके साथ सुकून महसूस करता। और वह है दीदी की सहेली पारो। क्योंकि इस ऑडियो सीरीज में शुरू से ही हमें उनकी एक अच्छी केमिस्ट्री दिखाई गई है। सीजन 1 के एपिसोड 18 के बाद से हमें उन दोनों की केमिस्ट्री बहुत अच्छी देखने के लिए मिली, इसलिए लड़के को अपने परिवार में वह दर्जा मिला जो उसकी सिस्टर के रहते नहीं मिल पा रहा था। जहाँ पर उसे अपनी सिस्टर द्वारा अनदेखा किया जाता था, आज वहीं पर वह अपनी दीदी की सहेली से अटेंशन पाता। आपको लगता रहा होगा कि जो अटेंशन लड़के को मिल रही है वह उसके लायक नहीं, पर ऐसा नहीं है। लड़का ये सब डिजर्व करता था, पर उसकी सिस्टर उसे अटेंशन नहीं देती थी, इसलिए ऐसा लग रहा था कि लड़का शायद डिजर्विंग नहीं है। लेकिन यह मिथ भी तब क्लियर हो जाता है जब दीदी की सहेली उनके यहाँ रुकने आती है। तो यह मैटर नहीं करता कि वह इंसान वह चीज़ डिजर्व करता है या नहीं, क्योंकि जब वह इंसान उसके लायक नहीं होता तब भी वह चीज़ उसे मिल जाती है। और कई बार ऐसा होता है कि जो इंसान जिस चीज़ के लायक होता है, जो डिजर्व करता है, तब भी वह उसे नहीं मिलती। और लास्ट में हम देखते हैं कि लड़के ने जो हरकतें उसके बेडरूम में की है, जो उसकी कुर्ती के साथ किया, जो उसकी तकिया के साथ किया, उसका उसे क्या अंजाम भुगतना पड़ेगा, ये तो हमें ऑडियो सीरीज की आने वाली स्टोरीज में पता चलेगा। मोरल ऑफ द स्टोरी, ऐसे लोगों का साथ कभी ना छोड़े जो आपसे जुदा होने पर भी आपकी परवाह करे। मिलेंगे ऑडियो सीरीज की एक नई स्टोरी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।